Hello everyone, welcome back to GK Today. This is Sia and very good morning. Hope everyone is doing fine. So start करते हैं 8th of March के करंट अफेयर एंड जो टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं दैट इज द निप्रो रिवर सी ड्रैगन एक्सरसाइज इंटीग्रेटेड एपीआई गम Arabic, Taj, Trapezium Zone, Astram K third, and many more, right? And most important thing, all these questions are part of daily 20 MCQ series, which is available on GK Today application already. So start karte. And the first question is which countries have been excluded from the FIFA World Cup 2026? So FIFA World Cup 2026 से किन countries को बाहर रखा गया है? And answer is option number A, Pakistan, Russia and Congo. इन तीनों कंट्रीज को फीफा वर्ल्ड कप 2026 से बाहर किया गया है. द रीजन, पाकिस्तान का रीजन है बिकॉज इन्होंने अपना फुटबॉल फेडरेशन कॉन्स्टिट्यूशन को अपडेट नहीं किया. रशिया का रीजन था कि जियोपॉलिटिकल सैंक्शंस लगे हुए हैं रशिया पर जस्ट बिकॉज ऑफ रशिया यूक्रेन वॉर. एंड कॉन्गो को डिस्क्वालीफाई किया गया जस्ट बिकॉज ऑफ थर्ड पार्टी इंटरफेरेंस इन फुटबॉल एंड दैट्स व्हाई पाकिस्तान, रशिया एंड कॉन्गो को आउट किया गया है फीफा वर्ल्ड कप 2026 से. बेसिकली फीफा वर्ल्ड कप 2026 ये 23rd एडिशन रहने वाला है जिसमें 48 टीम्स पार्टिसिपेट करेगी और इसे को होस्ट किया जा रहा है बाय द मैक्सिको, कनाडा एंड यूएसए, राइट. सो इस प्रकार इन तीनों कंट्रीज को बाहर करना फीफा जो ऑर्गेनाइजेशन है इनके द्वारा गुड गवर्नेंस को एम्फेसाइज करने के लिए किया गया, प्लस स्पोर्ट्स में फेयर प्ले को प्रमोट करने के लिए यह इनिशिएटिव किया गया, राइट. सो बेसिकली आपको इन तीनों कंट्रीज का नाम ध्यान रखना है. पाकिस्तान, रशिया, कांगो, इन्हें डिस्क्वालीफाई किया गया और टोटल 48 टीम्स पार्टिसिपेट करेगी और 23rd एडिशन रहने वाला है 2026 का फीफा वर्ल्ड कप. हर 4 साल में होता है द फीफा वर्ल्ड कप, राइट. इसी से रिलेटेड कुछ अदर इंफॉर्मेशन को हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल, जो लास्ट एडिशन हुआ था दी 22 एडिशन जिसे अर्जेंटीना ने जीता था, आप सभी को याद होगा, डिफेंडिंग चैंपियन 2022 अर्जेंटीना ने जीता था. नाउ 23rd एडिशन 2026 में होने जा रहा है जिसे मैक्सिको, कनाडा एंड यूएसए होस्ट करेंगे. और इसकी जो नेक्स्ट दो एडिशन है 24 एंड 25th वह भी डिसाइडेड है कि कौन उसे होस्ट करने जा रहा है. सो जो 24th एडिशन है वो 2030 में होगा और 6 कंट्रीज इसे होस्ट करते नजर आएगी, दैट इज स्पेन, पोर्टुगल, मोरक्को, उरुग्वे, अर्जेंटीना एंड पराग्वे, राइट. और इसी के साथ रीसेंट अपडेट आई है कि 2034 का जो फीफा मेंस वर्ल्ड कप होने जा रहा है उसे फर्स्ट टाइम कौन होस्ट करेगा? सऊदी अरेबिया. और रिसेंटली इसके लिए डिसीजन लिया गया था 2024 दिसंबर में कि सऊदी अरेबिया जो 2034 का जो 25th एडिशन होगा फीफा वर्ल्ड कप का उसे होस्ट करेगा, राइट. एंड नाउ हम यहाँ पे कुछ हिस्ट्री को डिस्कस करते हैं. द फीफा मेंस वर्ल्ड कप हिस्ट्री, राइट. सो बेसिकली जो इनोग्रल एडिशन हुआ था फीफा मेंस वर्ल्ड कप का वो 1930 में हुआ था जिसे उरुग्वे ने होस्ट किया, राइट. और देन इसके बाद हर 4 साल में इसे ऑर्गेनाइज किया जा रहा था. 1942 एंड 46 में नहीं हुआ बिकॉज इस टाइम पर वर्ल्ड वॉर सेकेंड चल रहा था. जो मोस्ट सक्सेसफुल टीम है दैट इज ब्राजील. ब्राजील ने 5 टाइम टाइटल को क्लिंच करा है, 1958, 1962, 1970, 1994, 2002. एंड जो सेकेंड मोस्ट सक्सेसफुल टीम है दैट इज जर्मनी एंड इटली. दोनों ने 4 बार इस टाइटल को क्लिंच किया है, राइट. हेडक्वार्टर कहाँ पर है फीफा का? स्विट्जरलैंड में लोकेटेड है एंड फुटबॉल को यह गवर्न करती है द फीफा वर्ल्ड कप, राइट. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड. सो यहाँ पे हम वर्ल्ड कप से रिलेटेड कुछ रीसेंट क्वेश्चंस को रिवाइज करेंगे जो लास्ट हमने रीड करे थे, लर्न करे थे. एंड दैट इज विच कंट्री वॉन द आईसीसी विमेंस अंडर 19 T20 वर्ल्ड कप टाइटल 2025 एंड इंडिया ने इसे जीता है. फिर चेस वर्ल्ड कप को कौन सा कंट्री होस्ट करेगा? इंडिया करेगा. खो खो वर्ल्ड कप 2025 मेंस एंड वुमेन्स कैटेगरीज में किस कंट्री ने जीता? इंडिया ने जीता. खो खो वर्ल्ड कप 2025 इसे कौन होस्ट करेगा? न्यू दिल्ली, इंडिया होस्ट करेगा. विमेन्स कबड्डी वर्ल्ड कप कौन सा स्टेट इसे होस्ट करेगा? बिहार करता नजर आएगा. एंड बेसिकली कबड्डी का था. एंड ISSF जूनियर वर्ल्ड कप 2025 किस कंट्री ने होस्ट करने की प्लानिंग करी है? इसे इंडिया, that is. And which country is the host of 2025 boxing world cup final and third world boxing congress और इसे इंडिया होस्ट करेगा, राइट. सो ये मेजर इवेंट्स थे जिनमें से कुछ हो चुके हैं, कुछ होने वाले हैं जो इंडिया होस्ट करे चुका है या करेगा, राइट. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन.
and that is, which three UNESCO World Heritage Sites are included in Taj Trapezium Zone TTZ? So recently Taj Trapezium Zone में कौन से तीन यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल शामिल किए गए? दी TTZ जोन की यहाँ पे बात की जा रही है, एंड दैट इज ताजमहल, आगरा फोर्ट एंड फतेहपुर सीकरी. सो इन तीनों का जितना भी रीजन है उन्हें कलेक्टिवली कहा जाता था TTZ जोन, द ताज ट्रेपेजियम जोन, राइट. सो रिसेंटली यहाँ पर एक सेंसस को कंडक्ट किया जाएगा, एक गणना कराई जाएगी बेसिकली. सुप्रीम कोर्ट ने रिसेंटली ऑर्डर दिया है फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट को कि ट्री की सेंसस करवाई जाए. कहाँ पर? ताज ट्रेपेजियम जोन में, जो कि लगभग 10,400 किलोमीटर स्क्वायर एरिया में एक्सपेंडेड है, और ताजमहल के अराउंड सराउंडेड ये एरिया है जो पॉल्यूशन को कॉम्बेट करने के लिए डेवलप किया गया है, दी ताज ट्रेपेजियम जोन, राइट. सो टीटीजी में टोटल 3 यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स को काउंट किया जाता है, ताजमहल को, आगरा फोर्ट को एंड फतेहपुर सीकरी को, राइट. इन तीनों जगह का नाम ध्यान रखना है. एंड 1996 की एक रूलिंग जो भी उस टाइम पर गवर्नमेंट थी, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, उन्होंने टीटीजी इंडस्ट्रीज में कोल एंड कोक के यूज को बैन कर दिया था कि जितनी भी इंडस्ट्रीज जो टीटीजी जोन में काम कर रही है वो कोल और कोक जैसा कुछ भी मटेरियल यूज नहीं करेगी. बेसिकली नेचुरल गैस को प्रमोट किया गया था, और इसी के लिए टीटीजी पॉल्यूशन प्रिवेंशन अथॉरिटी को एस्टेब्लिश किया गया, सो दैट ताजमहल के सराउंडिंग एरियाज में जो पॉल्यूशन है उसे कंट्रोल किया जा सके, राइट. और इस प्रकार टीटीजी ने कुछ 4 जोन्स को इंट्रोड्यूस किया था, दैट इज रेड जोन, ग्रीन जोन, ऑरेंज जोन एंड व्हाइट जोन, राइट. सो दैट जितना भी इन्वायरमेंटल सेंसिटिविटी है ताजमहल के अराउंड उसे कॉम्बेट किया जा सके, और जोन वाइज इसे डिवाइड किया गया, राइट. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. सो यहाँ पर हम कुछ यूनेस्को से रिलेटेड क्वेश्चंस को रिवाइज करेंगे जो रिसेंटली हमने देखे थे, इन दैट इज, the first is, which traditional Bosnian song was included in UNESCO's National Inventory of Intangible Cultural Heritage recently, and that is Sevdalinka. Sevdalinka एक बॉस्नियन सॉन्ग है ट्रेडिशनल, जिसे यूनेस्को के नेशनल इन्वेंट्री ऑफ इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज में रिकॉग्नाइज किया गया था. Which country's traditional drink namesake has been added to UNESCO's Intangible Cultural Heritage of Humanity list, and that is Japan, right. एंड इंडियन टेम्पल जिसे सिलेक्ट किया गया यूनेस्को के 2023 अवार्ड ऑफ डिस्टिंक्शन फॉर इट्स कंजर्वेशन, एंड दैट इज अभत साहेश्वर टेम्पल. एंड बालबेग, टायर एंड अंजर विच वर रिसेंटली मेंशन्ड इन न्यूज, ये यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट सर किस कंट्री से एसोसिएटेड है? लेबनान से एसोसिएटेड है. वाट फाउ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट, ये किस कंट्री में लोकेटेड है? लाओस में लोकेटेड है. एंड विच इंस्टीट्यूशन रिलेटेड टू यक्षगण was recently accredited by the UNESCO Convention on Intangible Cultural Heritage, and that is, इंस्टीट्यूट का नाम आपसे पूछा जा रहा है, एंड दैट इज KIMYM. बेसिकली यक्षगन मंडली महागणपति इंस्टीट्यूट है जिसे यूनेस्को कन्वेंशन ऑन इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज के तौर पर रिकॉग्नाइज किया गया, राइट. एंड जिंजी पॉट रिसेंटली नॉमिनेटेड फॉर यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट, यह किस स्टेट में लोकेटेड है? तमिलनाडु में यह लोकेटेड है. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज द न्यू ऑफिशियल नेम ऑफ द अस्त्र MK3 मिसाइल? सो रिसेंटली इंडिया ने अपनी मिसाइल का नाम चेंज करा है, रीनेमिंग करी है, एंड दैट इज अस्त्र MK3 मिसाइल, और इसका नाम रखा गया है दी गांडिव. सो आप सभी ने सुना है दी गांडिवधारी अर्जुना. सो उसी लिरिक्स से जो गांडिव वर्ड हम सुनते हैं, सो अस्त्र MK3 मिसाइल का नाम रखा गया है दी गांडिव, राइट. सो गांडिव कहा जाएगा अस्त्र MK3 मिसाइल को, जो कि अर्जुना के धनुष से इंस्पिरेशन लेकर रखा गया है, महाभारत से एसोसिएटेड है बेसिकली गांधीधारी अर्जुना, राइट. सो बेसिकली गांडिव ये एक BVR एयर टू एयर मिसाइल है जो फाइटर एयरक्राफ्ट जस्ट लाइक तेजस एयरक्राफ्ट हो गया, सुकोई हो गया, उनके द्वारा इसे यूज किया जाएगा. DRDO ने इसे डेवलप किया है. बेसिकली BVR क्या है? यहाँ पर BVR बियॉन्ड विजुअल रेंज. सो ऐसे टारगेट जिसे पायलट भी कैप्चर नहीं कर सकता, ऐसे टारगेट्स को कैप्चर करने के लिए इस टाइप की मिसाइल्स को डेवलप किया गया है, जस्ट लाइक गांडिव मिसाइल, राइट. एंड
बीवीआर एरियल कॉम्बैट को एनहांस करेगा ये है, और जितने भी आईएएफ के सुखोई है एंड तेजस एयरक्राफ्ट है उनके थ्रू इस मिसाइल को लॉन्च किया जाएगा। बेसिकली एयर टू एयर मिसाइल है ये है, राइट, और नाम रखा गया है द गांडीव। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, and that is, which country is the host of Sea Dragon 2025 naval exercise? So the naval exercise, the Sea Dragon 2025, और किसने इसे होस्ट करा है? And that is by United States. So 2025 naval exercise, the Sea Dragon, यूनाइटेड स्टेट ने इसे होस्ट करा। 4 से 9 मार्च तक यह चल रही है, और यूएस नेवी जो 7th फ्लीट है वो इसे होस्ट कर रहा है। बेसिकली इसमें 5 नेशंस पार्टिसिपेट कर रहे हैं, मल्टीलेटरल एक्सरसाइज हो चुकी है ये। इंडिया, जापान, साउथ कोरिया, ऑस्ट्रेलिया एंड यूएस, यह इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। बेसिकली इंडिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया, यूएस को मिलाकर तो क्वाड कंट्रीज बन जाता है। सो आप बोल सकते हैं क्वाड कंट्रीज प्लस साउथ कोरिया पार्टिसिपेट कर रहा है सी ड्रैगन 2025 में, और एंटी सबमरीन वॉरफेयर पर फोकस करना मेन एजेंडा रहने वाला है। सो ईच कंट्री इज डिप्लॉइंग इट्स मैरीटाइम पेट्रोल। सो जितनी भी कंट्रीज है वो मैरीटाइम पेट्रोल को डिप्लॉय करेगी। बेसिकली ओशन एरियाज को सेफ गार्ड करने के लिए और मॉनिटर करना, यह मीन है मैरीटाइम पेट्रोल का, सो दैट सिक्योरिटी को एनहांस किया जा सके। एंड सेकेंड इज रिकॉग्निसेंस एयरक्राफ्ट, जिसे बेसिकली सर्वेलेंस के लिए डिजाइन किया गया है, सावधानी और नजर रखने के लिए तैनात किए गए एयरक्राफ्ट। सो ईच कंट्री ने इस टाइप की एयरक्राफ्ट को डिप्लॉय करा है इस एक्सरसाइज में, राइट। और इंडिया की तरफ से गया था P-8I एयरक्राफ्ट, राइट। तो सिंपली आपको ध्यान रखना है सी ड्रैगन इसे यूएस ने होस्ट किया। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। सो रीसेंट एक्सरसाइज से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को हम यहाँ पे रिवाइज करेंगे, एंड दैट इज, सागर कवच इंडियन कोस्ट गार्ड ने कंडक्ट कराया, और कहाँ पर? वेस्ट बंगाल में। इंडियन आर्मी ने कंडक्ट कराया एक मिलिट्री एक्सरसाइज नेम जल थल रक्षा, किस स्टेट में? गुजरात में। धर्मा गार्जियन का जो 6th एडिशन था वो इंडिया एंड दी अदर कंट्रीज, जापान। एक्सरसाइज कॉमोडो, इसे किस कंट्री ने ऑर्गेनाइज कराया? इंडोनेशिया में। एक्सरसाइज साइक्लोन, इंडिया एंड द अदर कंट्रीज, इजिप्ट। एंड व्हाट इज द नेम ऑफ द जॉइंट एयरबोर्न एक्सरसाइज कंडक्टेड बाय द इंडियन आर्मी एंड आईएएफ? एंड दैट इज एक्सरसाइज विंच रेडर्स। एम्फैक्स 2025, इसे किसने होस्ट करा? कर्नाटका ने होस्ट करा। एक ट्राई सर्विस एम्फीबियस एक्सरसाइज है एम्फैक्स, बेसिकली डोमेस्टिक एक्सरसाइज है यह। The next is Nipro River, which was seen in news, is located in which continent? So recently Nipro River यह न्यूज में है, यूरोप कॉन्टिनेंट में यह एग्जैक्टली लोकेटेड है, और यूरोप में भी खेरसन रीजन में यह लोकेटेड है। सो एज पर द न्यूज, जैसा कि आप सभी देख रहे हैं कि पीस टॉक्स चल रही है, यूक्रेन रशिया वॉर को रोकने के लिए जितने भी पीस टॉक है वो चल रही है, और इसी के तहत जो रशिया है वो पूरी अपनी पावर लगा रहा है अपने एरियाज को एक्सपेंड करने के लिए। सो रशिया इज अटैकिंग टू क्रॉस द निप्रो रिवर इन खेरसॉन डिस्पाइट मेनी लॉसेस टू गेन टेरिटरी बिफोर पीस टॉक। सो शांति समझौता होने से पहले जो रशिया है वो निप्रो रिवर के एरिया को अपने कंट्रोल में लेना चाहता है, और इसके लिए वो रिपीटेड जो अटैक्स है उसे लॉन्च कर रहा है निप्रो रिवर के अलोंग साइड। बेसिकली हिस्टोरिकली हम डिस्कस करें तो यह यूक्रेन को राइट एंड लेफ्ट बैंक में डिवाइड करती है, एक नेचुरल बैरियर है द निप्रो रिवर, और यूरोप की 4th लॉन्गेस्ट रिवर है यह, जो कि बेलारूस एंड यूक्रेन से फ्लो होती है। सो निप्रो रिवर को अपने कंट्रोल में लेने के लिए रिपीटेड अटैक्स किए जा रहे हैं बाय द रशिया, एंड दैट्स व्हाई निप्रो रिवर अभी न्यूज में है। इसकी टोटल लेंथ अगर हम डिस्कस करें तो लगभग 2200 किलोमीटर इसकी टोटल लेंथ है, राइट। और एक मेजर यूरोपियन कैपिटल जो निप्रो रिवर के अलोंग साइड पड़ती है, दैट इज आल्सो इम्पोर्टेंट, एंड दैट इज कीव। कीव का नाम ध्यान रखना है, एक यूरोपियन कैपिटल जो निप्रो रिवर के फ्लो के अलोंग साइड रिजाइडेड है, राइट। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड इंटरनेशनल अफेयर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को हम यहाँ पे रिवाइज करेंगे, and that is, Alex Didier Fish Amer has been elected as PM of which Caribbean country? So Haiti के यह PM बने थे। What is the name of the joint military exercise recently conducted by the Indonesia and Australia? That is Caris Woomera. And recently the PM of India presented for Bhishma
क्यूब्स टू विच कंट्री, और यह हमने यूक्रेन को प्रेजेंट किया था। द कैंसल कोल केस, ये किस कंट्री से एसोसिएटेड है? साउथ अफ्रीका से एसोसिएटेड है। इंडिया वाज रिसेंटली इलेक्टेड टू द ग्लोब नेटवर्क स्टीयरिंग कमिटी। व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ ग्लोब नेटवर्क? सो ग्लोब नेटवर्क का ऑब्जेक्टिव क्या है कि जितना भी करप्शन है, कोलैबोरेशन के थ्रू और इंफॉर्मेशन शेयरिंग के थ्रू जो होता है उससे कॉम्बैट करना, यह मेन ऑब्जेक्टिव है ग्लोब नेटवर्क का। And recently, Mongolia has designated which day as Khullan Conservation Day, and that is 25th October. 25th October को Khullan Conservation Day designate किया गया by the Mongolia. The Maori are an indigenous Polynesian people of which country? So Maori community in New Zealand से associated है. Let's move to the next slide. And the next question is, which country is the world's largest producer of gum arabic? That was recently highlighted in news. So गम अरेबिक ये एक मेजर प्रोडक्ट है जिसे बेसिकली कोका कोला एंड कोका कोला टाइप प्रोडक्ट्स को बनाने में यूज किया जाता है, द गम अरेबिक। और कौन सा कंट्री इसका लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है? एंड दैट इज सूडान। सो अफ्रीका का कंट्री सूडान, ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है फॉर गम अरेबिक, राइट। एक वाटर सोल्यूबल सब्सटेंस है जिसे ओकेशिया ट्री से बनाया जाता है एंड कोका कोला जैसे प्रोडक्ट्स में इसे यूज किया जाता है। सूडान इसका लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है। लगभग वर्ल्ड का जितना भी गम अरेबिक है उसका 70% सप्लाई सूडान से आ रहा है, लेकिन ट्रैफिकिंग इसकी की जा रही है फ्रॉम द रिबेल एरियाज, और इसके कारण जो इसकी सप्लाई चेन है वो डिसरप्ट हो रही है। यानी सूडान से निकलने के बाद जितने भी रिबेल ग्रुप है वो इस पर कंट्रोल कर रहे हैं, इसके कारण जो सप्लाई चेन है वो लिमिटेड हो रही है, और इसके प्रोटेक्शन के लिए और प्रोक्योरमेंट के लिए जितना भी स्ट्रगल देखने को मिल रहा है कंट्रीज को, दैट्स वाई गम अरेबिक यह न्यूज में रहा। बेसिकली नॉन टॉक्सिक है, ऑर्डर लेस एंड एक स्टेबलाइजर की तरह ये एक्ट करता है एंड फूड प्रोडक्ट्स में इसे यूज किया जाता है, जस्ट लाइक कोका कोला, राइट। एंड दैट्स वाई यह अभी न्यूज में रहा। सूडान इसका लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है। Let's move to the next slide. And the next question is, which city has been proposed for the establishment of India's first integrated API, green hydrogen and 2G ethanol manufacturing facility? So इंडिया का फर्स्ट इंटीग्रेटेड एपीआई, ग्रीन हाइड्रोजन एंड 2G एथेनॉल मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी, यह इसका जो प्रस्ताव है किस शहर ने किया है रिसेंटली? एंड दैट इज बाय सोलन, हिमाचल प्रदेश, राइट। सो इंडिया का जो फर्स्ट इंटीग्रेटेड एपीआई, ये ग्रीन हाइड्रोजन एंड 2G एथेनॉल है, ये कहाँ पर सेटअप किया जाएगा? इसका हिमाचल प्रदेश के सोलन में इसको सेटअप करने की प्लानिंग की जा रही है, और इसके लिए रिसेंटली हिमाचल प्रदेश की गवर्नमेंट ने 1400 सीआर का एक जो एमओयू है वो साइन करा है, डील साइन करी किसके साथ? स्प्रे इंजीनियरिंग डिवाइसेस। 5 मार्च को यह डील साइन हुई, राइट। बेसिकली इस प्रोजेक्ट के द्वारा 1000+ जॉब्स को क्रिएट किया जाएगा और स्टेट को हेल्प मिलेगी इंडिया की फर्स्ट ग्रीन एनर्जी स्टेट बनने के लिए मार्च 2026 तक, राइट। और बेसिकली हिमाचल प्रदेश का खुद का एक एम था कि इन्हें बनना है द फर्स्ट ग्रीन एनर्जी स्टेट। 2025 इनका टारगेट था पहले, बट नाउ एक्सपेंड हो गया है, 2026 रखा जा रहा है नाउ। और इसी के लिए एक इनिशिएटिव देखने को मिला, दी इंडियाज फर्स्ट इंटीग्रेटेड एपीआई, ग्रीन हाइड्रोजन एंड 2G एथेनॉल, यह हिमाचल प्रदेश में इनिशिएट किया जाएगा, राइट। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। सो इंडिया करंट अफेयर्स से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को हम यहाँ पे रिवाइज करते, and that is, which organization and Sansad TV recently signed an agreement to make Indian art and culture more accessible to the people? और इसके लिए रिसेंटली जो एग्रीमेंट है वो साइन करा है IGNC, द इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर फॉर द आर्ट्स, राइट, संसद टीवी के साथ मिलकर। Which ministry recently dissolved the 14-member standing committee on economic statistics? और इसे recently Ministry of Statistics and Program Implementation ने डिसॉल्व किया था। कैबिनेट कमिटी ऑन सिक्योरिटी, इसे चेयर करते हैं कौन सी अथॉरिटी ऑफ इंडिया? प्राइम मिनिस्टर जो अथॉरिटी है वो CCS को चेयर करते हैं। और recent issues has affected fig farmers in Rajasthan leading to widespread uprooting of plants, and that is कॉन्ट्रैक्ट वायोलेशन। सो कॉन्ट्रैक्ट वायोलेशन के कारण जो फिग फार्मर्स है राजस्थान, उनमें इश्यूज देखने को मिले थे। द नेक्स्ट इज, विच स्टेट गवर्नमेंट रिसेंटली लॉन्च्ड अ कंपेंडियम ऑफ रेजेनरेटिव एंड एग्रीकल्चर टू प्रमोट रेजेनरेटिव एग्रीकल्चर। सो रेजेनरेटिव एग्रीकल्चर को प्रमोट करना है, और इसके लिए स्टेट गवर्नमेंट ने
उड़ीसा स्टेट गवर्नमेंट ने लॉन्च करा है द कंपेंडियम ऑफ रेजनरेटिव एग्रीकल्चर, राइट, एंड वन डे एज ए साइंटिस्ट इनिशिएटिव। इसे किस मिनिस्ट्री ने लॉन्च करा? मिनिस्ट्री ऑफ आयुष ने इसे लॉन्च करा। एंड उरा कैप्स इनिशिएटिव, ये किसका इनिशिएटिव है? नागालैंड का यह इनिशिएटिव रहा। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन एंड द नेक्स्ट इज विच सिटी इज द होस्ट ऑफ खेलो इंडिया पैरा गेम्स KIPG 2025? सो 2025 द KIPG कौन सा स्टेट है जो इसे होस्ट कर रहा है? एंड दैट इज न्यू दिल्ली। सो इट इज अ UT। न्यू दिल्ली होस्ट करेगा द खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025, जो कि मार्च 20 से 27 तक चलेंगी। अप्रोक्सीमेटली 1230 पैरा एथलेटिक्स इस इवेंट में पार्टिसिपेट करते नजर आएंगे और इनमें जो मेजर प्लेयर्स रहेंगे, पेरिस पैरालंपिक्स के जो मेडलिस्ट थे, हाईलाइट रहने वाले हैं खेलो इंडिया पैरा गेम्स की। और ओवरऑल 6 स्पोर्ट्स में यह compete करेंगे। सो खेलो इंडिया पैरा गेम्स का यह सेकेंड एडिशन रहने वाला है। फर्स्ट एडिशन 2023 में हुआ था और इंडिया में जो पैरा स्पोर्ट्स है उन्हें प्रमोट करना इसका एम रहने वाला है। बेसिकली पैरा एथलेटिक्स गेम्स को प्रमोट करना। और 6 स्पोर्ट्स की बात की जा रही है। सो ये 6 स्पोर्ट्स कौन कौन से, इन्हें हम डिस्कस कर लेते हैं। एंड दैट इज पैरा आर्चरी, पैरा एथलेटिक्स, पैरा बैडमिंटन, पैरा पावर लिफ्टिंग, पैरा शूटिंग एंड पैरा टेबल टेनिस। सो ये 6 गेम्स है जिसमें जो डिफरेंट प्लेयर्स है वो compete करते नजर आएंगे, राइट। और इसी के साथ जो वेन्यू डिसाइड की गई है, सो एग्जैक्टली 3 जगह यह होने वाला है। जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में यह होगा द पैरा एथलेटिक्स, पैरा आर्चरी एंड पैरा पावर लिफ्टिंग। ये तीनों इवेंट कहाँ पर होंगे? जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में। इसी के साथ इंदिरा गांधी स्टेडियम कॉम्प्लेक्स को सिलेक्ट किया गया है पैरा बैडमिंटन एंड पैरा टेबल टेनिस के लिए। एंड इसी के साथ डॉक्टर करणी सिंह शूटिंग रेंज पैरा शूटिंग के लिए इसे सिलेक्ट किया गया है, राइट। और इसी के साथ जो मेन प्लेयर्स है जो यहाँ पर देखने को मिलेंगे, दैट इज हरविंदर सिंह। इंपॉर्टेंट है बिकॉज पेरिस 2024 में इन्होंने गोल्ड मेडल क्लिंच करा था पैरा आर्चरी में। एंड धर्मवीर, जिन्होंने पेरिस 2024 में गोल्ड क्लिंच करा था क्लब थ्रो में। एंड प्रवीण कुमार, जो हाई जंप गेम था उसमें गोल्ड मेडल इन्होंने क्लिंच करा था पेरिस पैरालंपिक्स 2024 में, राइट। और इस प्रकार इंडिया के पास पेरिस पैरालंपिक्स में टोटल जो मेडल्स आए थे वो 29 आए थे, जिसमें से 7 गोल्ड है। और इस प्रकार ये सेम जो प्लेयर्स है वो रिप्रेजेंट करेंगे खेलो इंडिया पैरा गेम्स में, जो न्यू दिल्ली में होने जा रहा है, राइट। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज which organization has successfully conducted a high altitude trial of ILSS for LCA Tejas? सो किस संगठन ने LCA तेजस के लिए ILSS हाई एल्टीट्यूड ट्रायल को कंडक्ट कराया सक्सेसफुली? एंड दैट इज DRDO, द डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। इन्होंने रिसेंटली एक इंटीग्रेटेड लाइफ सपोर्ट सिस्टम का जो टेस्ट है उसे सक्सेसफुली कंप्लीट करा और तेजस एयरक्राफ्ट से यह किया गया 50,000 फीट एल्टीट्यूड से, राइट। बेसिकली ILSS यह क्या करता है? जनरेट करता है, रेगुलेट करता है ब्रीथेबल ऑक्सीजन फॉर पायलट्स फ्लाइट के दौरान, और इसी का सक्सेसफुल टेस्ट अभी किया गया था। सो सिंपली आपको ध्यान रखना है, DRDO ने रिसेंटली ILSS का सक्सेसफुली जो टेस्ट है उसे कंप्लीट करा। ILSS का जो फुल फॉर्म है दैट इज इंटीग्रेटेड लाइफ सपोर्ट सिस्टम, और LCA तेजस एयरक्राफ्ट के लिए इसे डेवलप किया गया सो दैट हाई हाइट पर, एल्टीट्यूड पर जो ऑक्सीजन लेवल है उसे रेगुलेट किया जा सके। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज Govind Ghat to Hemkund Sahib G ropeway project, which was recently approved by government, is associated with which state or UT? So recently जो CCE है, द कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर, जिसे PM नरेंद्र मोदी चेयर करते, इन्होंने अप्रूव करा है एक रोपवे प्रोजेक्ट को, दैट इज फ्रॉम उत्तराखंड, और जिसका नाम है गोविंद घाट टू हेमकुंड साहिब जी रोपवे प्रोजेक्ट, राइट। यह जो प्रोजेक्ट है इसके लिए जो कॉस्ट है वो 2730.13 करोड़ का यह प्रोजेक्ट रहने वाला है। उत्तराखंड में इसे डेवलप किया जाएगा। 12.4 किलोमीटर का रोपवे है जो बेसिकली रिप्लेस करेगा 21 किलोमीटर ट्रैक को, और इस प्रकार बेनिफिट करेगा पिलग्रिम्स को एंड टूरिस्ट को जो विजिट करते हैं हेमकुंड साहिब जी एंड वेले
फ्लावर्स को, सो दैट जो टूरिज्म है उसे प्रमोट किया जा सके एंड 21 किलोमीटर रूट को 12.4 किलोमीटर रूट में कन्वर्ट किया जा सके। बेसिकली जो पिलग्रिमेज साइट है इसकी जो कैपेसिटी है 11,000 पैसेंजर पर डे है। सो मेन एजेंडा क्या रहने वाला है, टूरिज्म को एनहांस करना, जॉब्स को क्रिएट करना और रीजनल इकोनॉमिक जो कॉरिडोर्स है उन्हें सपोर्ट करना, यह इसका मेन ऑब्जेक्टिव है। और रिसेंटली सीसीईए ने अप्रूवल दी है इस प्रोजेक्ट के लिए, गोविंद घाट टू हेमकुंड साहिब जी रोपवे प्रोजेक्ट, राइट। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन and that is, where was the Mobile World Congress 2025 organized? So Mobile World Congress 2025 और यह अभी कहाँ पर हुआ? आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, बार्सिलोना स्पेन में रिसेंटली इस इवेंट को ऑर्गेनाइज किया गया और इंडिया से रिप्रेजेंट करा दी ज्योतिरादित्य एम सिंधिया, यूनियन मिनिस्टर इन्होंने फॉर कम्युनिकेशन। बेसिकली ज्योतिरादित्य एम सिंधिया ये यूनियन मिनिस्टर है फॉर कम्युनिकेशन और इन्होंने इंडिया को रिप्रेजेंट करा मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2025 इवेंट में, राइट। सो इंडस्ट्री लीडर्स के साथ ये एंगेज होते नजर आए और इंडिया का जो 5G एक्सपेंशन है, लो डाटा टैरिफ्स और टेलीकॉम इनोवेशन, इन्हें शोकेस किया गया इस इवेंट में, राइट। सो ओवरऑल लोकेशन आपको ध्यान रखनी है, द इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2025 यह कहाँ पे हुआ? स्पेन में हुआ, बार्सिलोना में हुआ, राइट। और इसी के साथ मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस इसे सबसे पहले 1987 में इनिशिएट किया गया था और कौन सा ऑर्गेनाइजेशन है जो इसे कंडक्ट कराता है? दैट इज GSMA, that is the Global System for Mobile Communication Association। यह मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस को ऑर्गेनाइज करता है और 1987 में जो फर्स्ट समिट थी वो इस कांग्रेस की हुई थी एंड रिसेंटली कहाँ पे हुआ? बार्सिलोना स्पेन में यह हुआ, राइट। सो इसी के साथ इस सेशन को यहाँ पे एंड करते एंड मूव करते हैं आज के क्विज के क्वेश्चंस की ओर। एंड जो टॉपिक आज हम आपको देने वाले हैं दैट इज रिलेटेड विद अवार्ड्स, ऑनर्स एंड पर्सन इन न्यूज। कुछ क्वेश्चंस आपको स्क्रीन पे शो हो रहे हैं, इनके आंसर आपको कमेंट बॉक्स में प्रोवाइड करने हैं एंड हम मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के साथ। टिल देन प्लीज डू रिवीजन एंड टेक केयर एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।